सेट अटम दोस्तों, आपको पता है कि हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स कराया जा रहा है और बीपीएससी मेकर का कराया जा रहा है। ठीक है, इसके पहले मैंने 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है जनवरी का बीपीएससी मेकर का जो करंट अफेयर्स दिया गया है, और अभी जो हम करेंगे वो 51 से करेंगे। इसके पहले हम क्या कर रहे थे, पूरा डिटेल्स पढ़ रहे थे, लेकिन उससे थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, तो ऐसे कर रहे हैं कि क्वेश्चन और आंसर बताते चल रहे हैं ताकि जल्दी से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में चांद के सतह पर सफलतापूर्वक अपना स्पेसक्राफ्ट उतारने वाला 5वां देश बन गया है? तो आपको जापान है जो चांद के सतह पर अपना स्पेसक्राफ्ट उतारा है, और ऐसा करने वाला 5वां देश बन गया है। इससे पहले कौन कौन थे? देखिए, अमेरिका, रूस, चीन और भारत 4 देश है जो कि इसके पहले अपने चांद के सतह पर अपना क्या बोलते हैं, चांद के सतह पर सफलतापूर्वक उतार चुका है, और ये जापान 5वां देश बना है। और इसमें जो लैंडर लगा है उसका नाम स्लिम है। जापान में जो लैंडर लगा है जापान के स्पेसक्राफ्ट में, उसका स्लिम है। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए स्लिम के साथ जापान ने सोराक्यू नामक रोबोट को भी चांद की सतह पर उतारा था। तो और भी ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में जानने के लिए किसको भेजा था? तो सोराक्यू को भेजा था। स्लिम का फुल फॉर्म आप याद करेंगे कि स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून होता है। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश से बैल बीरी का 40,000 ड्रोन डोज आयात किया है? तो इसका आंसर होगा ब्राज़ील से। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने ब्राज़ील से बैल के बीरी का आयात किया है जो कि 40,000 है। तो इस बीरी को क्या किया जाएगा? कृत्रिम रूप से गायों के भ्रूण में निषेचित कराया जाएगा, जिससे दूध की उत्पादकता बढ़ेगी। 2023 में दूध उत्पादन 24% योगदान के साथ भारत पहले नंबर पर आया है। वैसे ही भारत अब हर वक्त आगे रहेगा। और यूपी, भारत में देखिए तो यूपी सबसे आगे है। वर्तमान दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में भारत में बिहार जो है, बिहार का 10वां स्थान है, और सबसे नंबर 1 पे कौन है? तो यूपी देश है। गाय के वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस होता है, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में आईसीसी की पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान चुना गया है? तो रोहित शर्मा को चुना गया है। किसे? आईसीसी की पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर रोहित शर्मा को चुना गया है। केंद्र सरकार ने पाठ्यक्रमों के लिए स्टडी मटेरियल को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो अनुवादिनी ऐप लॉन्च किया है। क्या किया है केंद्र सरकार? तो स्टडी मटेरियल को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया एप्लीकेशन, उसका नाम है अनुवादिनी। ठीक है, अनुवादिनी ऐप का उद्देश्य है सभी स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए स्टडी मटेरियल को डिजिटल रूप से उपलब्ध करना, जो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। इन सारे बुक को भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में हुआ है? तो खंजर अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है, जो कि कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और यह 11वां संयुक्त अभ्यास था। खंजर अभ्यास जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच में 11वां अभ्यास था। इसका आयोजन 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक हुआ है, और यह अभ्यास दोनों देशों के में वैकल्पिक रूप से आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। हालिया घोषणा के अनुसार कहाँ ब्रू स्ट्रिंग गर्डर रेलवे ब्रिज का निर्माण किया गया है? तो अयोध्या में किया गया है। क्या? ब्रू स्ट्रिंग गर्डर रेलवे ब्रिज का निर्माण अयोध्या में किया गया है। अयोध्या के जो बाराबंकी से अबरकपुर रेल रूट पर ब्रू स्ट्रिंग गर्डर रेलवे ब्रिज का निर्माण किया गया है। तो पूछ देगा कि किस रूट पर किया गया है? तो बाराबंकी अकबरपुर रेल रूट पर किया गया है। इसके निर्माण में 10 करोड़ रुपये का लागत आई है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बना है, और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज पूछा जाएगा तो चिनाब नदी पे है, जिसे चिनाब ब्रिज के नाम से मशहूर है। भारत का पहला केबल आधारित रेल पुल जम्मू कश्मीर के अंजी नदी पे है। सिर्फ केबल आधारित रेल पुल कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। और हाल ही में 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया था। इसके अतिरिक्त अयोध्या में 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव शुरू हुआ है।
नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य है नागरिकों को मतदान के महत्व और चुनावी जागरूकता पैदा करना। और 2024 का थीम था नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को मनाते हैं। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस दोनों 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत ने हाल ही में किस देश के टीडीओ से निपटने के लिए 40,000 लीटर रासायनिक सामग्री यानी मैलाथियान की सहायता प्रदान की है। तो अफगानिस्तान को में टीडी हो गया था, उसको निपटने के लिए क्या किया है, 40,000 लीटर मैलाथियान दिया है उसको, जो क्या करेगा, टीडी से निपटने में अफगानिस्तान की मदद करेगा। मैलाथियान एक पर्यावरण अनुकूल कीटनाशक है जो शुष्क क्षेत्र में अपनी प्रभावकारिता और न्यूनतम पानी के उपयोग के लिए जाना जाता है। हाल ही में अजय जडेजा को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। तो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर कौन बने हैं, तो अजय जडेजा बने हैं। दिसंबर 2023 में जारी आंकड़े के अनुसार म्यांमार अफगानिस्तान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक बन गया है। अब क्या हुआ कि अफगानिस्तान पीछे हट गया है, म्यांमार नंबर 1 पे आ गया अफीम उत्पादन में। निम्नलिखित में से किस तिथि को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसका थीम रहा है इस बार का अस्थायी शांति के लिए सीखना। 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया था। 3 दिसंबर 2018 को इसकी घोषणा की गई थी और 24 जनवरी को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। थीम इस बार करा है अस्थायी शांति के लिए सीखना। पहली बार 2019 में मनाया गया था। इस साल जो 6ठा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस था, इसके मनाने के उद्देश्य शिक्षा के महत्व और लोगों को जागरूक करना। निम्नलिखित में से कौन टेनिस खिलाड़ी पुरुष डबल्स में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। तो इसके आंसर होगा रोहन बोपन्ना बने हैं। दिग्गज भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना पुरुष डबल्स में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। रोहन बोपन्ना का यह ओवरऑल तीसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल है। वो पिछले साल मेंस डबल्स के यूएस ओपन 2023 के डबल्स फाइनल में पहुंचे थे और इस बार किस में पहुंचे हैं, पुरुष डबल्स में शीर्ष वरीयता हासिल किया है, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है। निम्नलिखित में से किस बिहारी को टिकुली पेंटिंग यानी जो कि कला है का भीष्म पितामह कहा जाता है। किस बिहारी को कहा जाता है टिकुली पेंटिंग के में, जिन्हें हाल में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। तो अशोक कुमार विश्वास है, जो किस क्षेत्र से है, कला से संबंधित है। कौन सी कला, टिकुली पेंटिंग से, और इन्हें पद्मश्री दिए जाने की घोषणा की गई है। तो इस बार 110 को पद्मश्री, 5 को पद्म विभूषण और 17 को पद्म भूषण पुरस्कार, कुल 132 हस्तियों को सम्मानित किए जाएंगे। ठीक है, तो इस बार पद्म कितने व्यक्तियों को दिया गया, पद्मश्री 110 को दिया गया है, 5 को पद्म विभूषण दिया गया, 17 को पद्म भूषण दिया गया है। कुल मिलाकर के 132 को दिया गया है, जिसमें से आपको भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को मिला है, पद्म विभूषण बिंदेश्वर पाठक जो कि सामाजिक कार्य से है, पद्म विभूषण चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर मेडिसिन से है, और पद्मश्री अशोक कुमार विश्वास टिकुली कला के। चारों क्या है, बिहार से संबंधित है। इस वर्ष बिहार को मिले नागरिक सम्मान में। अब भारत से देखेंगे तो कर्पूरी ठाकुर है भारत रत्न में, पद्म विभूषण बिंदेश्वर पाठक है जो कि सामाजिक कार्य से है, और पद्म भूषण से चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर मेडिसिन से है, और पद्मश्री से अशोक कुमार विश्वास टिकुली कला से है। देखिए ये जो है ना बिहार से किसे दिया गया, इससे क्वेश्चन ज़्यादा करके पूछ लिया जाता है। और जो भी बीपीएससी टीचर वाले होंगे उनको पता होगा कि पिछले साल जो TRE 2.0 का एग्जाम हुआ था उसमें करंट अफेयर्स कैसे पूछा गया था। ठीक है, या बीपीएससी वाले होंगे सिविल सर्विस वाले, उन्हें भी तो पता ही है 69 में कितना टफ क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। सुरेंद्र किशोर को साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के लिए, राम कुमार मलिक को ध्रुपद गायन कला के लिए दिया गया, और शांति देवी पासवान एंड शिवम पासवान को मधुबनी या मिथिला पेंटिंग में गोदना शैली कलम दिया गया है। 3 सारे लोगों के नाम को याद रखेंगे जो कि बिहार से संबंधित है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक निम्न में से कौन थे जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। तो बिंदेश्वर पाठक है।
सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक है बिंदेश्वर पाठक, जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया है, बिहार से है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया है। उनका जन्म बिहार के वैशाली में हुआ था। तो इस जगह को भी याद रखेंगे, किस जगह पर हुआ था, तो वैशाली में हुआ था 2 अप्रैल 1943 को। उन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। हाल ही में उन्हें निकी एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इसके पहले उन्हें क्या किया गया, निकी एशिया पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और इन्फोसिस के चेयरमैन NR नारायण मूर्ति भी यह पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। 1991 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 15 अगस्त 2023 को 80 वर्ष की उम्र में दिल्ली एम्स में इनका निधन हुआ था। किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रसन्ना वी वराले का हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो कहाँ के? कर्नाटक हाईकोर्ट के बने हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस प्रसन्ना वी वराले, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अब बने हैं कौन? कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस प्रसन्ना। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस प्रसन्ना वी वराले। इनका पदोन्नति किया गया 14 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बने हैं। उनके शपथ लेते सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समेत कितने 34 न्यायाधीशों की संख्या पूरी हो गई है। यह पहली बार है सुप्रीम कोर्ट में 3 वर्तमान जज दलित समुदाय से हैं। अच्छा, अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 3 जो जज है वो दलित समुदाय से है। दलित समुदाय से संबंध रखने वाले 2 अन्य न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति CT रवि कुमार। ठीक है, और अभी जो शपथ लिए हैं, क्या नाम है, जस्टिस प्रसन्ना वी वराले, वो भी क्या बने, एक दलित समुदाय से ही हैं। सुप्रीम कोर्ट के 50वें व मौजूदा मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ धनंजय यशवंत, इनका पूरा नाम क्या है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है, जो कि मुख्य न्यायाधीश है। मौजूदा समय में पटना हाई कोर्ट के 44वें मुख्य न्यायाधीश कृष्णन विनोद चंद्रन है। निम्नलिखित विकल्पों में से किन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर होगा, इसमें से तीनों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। पद्म विभूषण वेंकैया नायडू को, बिंदेश्वर पाठक को और पद्मा सुब्रमण्यम को दिया गया है। देश का सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक है पद्म पुरस्कार। 3 श्रेणी में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, 110 को दिया गया, जिसे 5 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 132 को 110 को पद्मश्री दिया गया है। टोटल मिला के 132 को दिया गया है। पद्म विभूषण में 5 को किसे किसे दिया गया? तो श्रीमती विजया माला बाली कला से है, तमिलनाडु की है। कोनिदेला चिरंजीवी जो कि कला से है, आंध्र प्रदेश से है। अब वेंकैया नायडू सार्वजनिक कार्यकर्ता थे, आंध्र प्रदेश से है। बिंदेश्वर पाठक सामाजिक कार्यकर्ता थे, बिहार से है। और पद्मा सुब्रमण्यम तमिलनाडु से है। तो इनके नाम को याद रखेंगे, अक्सर इनसे पूछ लिया जाता है, तो वीडियो रोक करके इस क्वेश्चन से पढ़ के क्या करेंगे, याद कर लेंगे। किस भारतीय क्रिकेटर को ICC ने हाल ही में पुरुष वनडे क्रिकेटर, एक मिनट, किस भारतीय क्रिकेटर को ICC ने हाल ही में पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है? तो विराट कोहली को घोषित किया गया है। ICC ने पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली को घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही विराट कोहली को 2023 में का श्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर घोषित किया। चौथी बार है जब विराट कोहली को यह सम्मान मिला है। कितने बार मिल गया? अभी चौथी बार मिला है। इससे पहले 2012, 2017, 2018 में मिल चुका था। हालांकि 7वीं बार है जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से ICC पुरस्कार हासिल किया है। क्रिकेट के मौजूदा तीनों प्रारूप में के लिए ICC द्वारा चुने गए कप्तान कौन कौन है? तो T20 के लिए सूर्य कुमार यादव जो कि भारत से है। वनडे के लिए रोहित शर्मा को चुना गया और टेस्ट के लिए पैट कमिंस को चुना गया, जो ICC क्या है, इन सारे चीज़ों का कप्तान है। T20 के कप्तान आपको सूर्य कुमार यादव हो जाएंगे, वनडे के रोहित शर्मा हो जाएंगे और टेस्ट क्रिकेट के पैट कमिंस हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया से। किस देश के युवा ऑलराउंडर रचिन रविंद्र को ICC द्वारा इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? तो न्यूजीलैंड को चुना गया है। न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर रविचंद्र
सचिन रविंद्र को आईसीसी द्वारा इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया। भारत की पहली महिला महामत का नाम क्या है जिन्हें भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो पहली महिला महामत कौन है? पार्वती बरुआ है। पार्वती बरुआ जो है पहली महिला महामत है। हाथी की परी के नाम से जाना जाता है, भारत की पहली महिला महामत है। उन्हें सामाजिक कार्य यानी पशु कल्याण में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। गुवाहाटी असम की है। पार्वती बरुआज एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप की सदस्य है। बीबीसी ने उनके जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसका नाम था क्वीन ऑफ द एलिफेंट। कोलकाता इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ एंड इन्वायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल ने पार्वती को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। हाथी की सवारी करने वाला प्रशिक्षक या देखभाल करने वाला। हाल ही में मनाया गया था थाईपुसम महोत्सव या थीपुसम महोत्सव किस राज्य से है? तमिलनाडु मनाया जाता है थाईपुसम महोत्सव। इसमें क्या किया जाता है? भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है जो भगवान शिव और पार्वती के छोटे पुत्र कार्तिकेय माने जाते हैं। तमिलनाडु में मनाए जाने वाले कुछ त्यौहार है जैसे कि जल्लूकट्टी महोत्सव हो गया, आदि पेरुकू हो गया, थीपुसम महोत्सव, थिरुवयारू महोत्सव, कार्तिकेय दीपम महोत्सव, पोंगल महोत्सव, चित्री राय महोत्सव, ऐसे महोत्सव मनाए जाते हैं वहाँ पे। भारत सरकार ने कितने फ्रांसीसी नागरिकों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर होगा 4 फ्रांसीसी नागरिकों को पद्मश्री दिया गया है इस बार। तो है कि भारत सरकार ने पहली बार एक साथ 4 फ्रांसीसी नागरिकों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जो भारत और फ्रांस के रिश्ते को और अधिक मजबूत प्रदान करेगा। 4 फ्रांसीसी सम्मान जिन्हें मिला है: चार्लोट चोपिन जो कि योग गुरु है, 100 वर्ष के हैं। किरण व्यास योग विशेषज्ञ आयुर्वेद है, चिकित्सक है। पियरे सिल्वेन फिलिओजैट संस्कृत विद्वान है। और फ्रेड नेग्रिट जो कि भारतीय संस्कृति के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देते हैं। 3 सारे लोगों को पद्मश्री दिया गया है। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि भी फ्रांस के राष्ट्रपति रहे इमैनुअल मैक्रों। ठीक है। और अभी जो 132 पद्म पुरस्कार दिए गए जिसमें 30 अभी तक इस बार 30 महिलाएं हैं, 8 विदेशी प्रवासी भारतीयों को शामिल किया गया है और जिनमें 9 हस्तियों को मरणोपरांत दिया गया है। भारतीय मूल के किस प्रसिद्ध वकील को हाल ही में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अजीत मिश्रा को दिया गया है। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार किसे दिया गया? अजीत मिश्रा को दिया गया है। निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में 22 से 24 जनवरी 2024 तक 3 दिवसीय किसान मेला का आयोजन किया गया? तो आनंद गुजरात में किया गया है। 3 दिवसीय किसान मेला का आयोजन आनंद गुजरात में। नवीनतम घोषणा के अनुसार दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो 9वीं बार ली है। 28 जनवरी 2024 को भाजपा के साथ मिलकर नीतीश कुमार जो है 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। इसको याद रखेंगे भाई, इसे क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है कि कितने बार शपथ ग्रहण ले चुके हैं? तो 9 बार अभी तक ले चुके हैं। और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और शपथ की गोपनीयता दिलाई थी। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो भाजपा के सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा उनको क्या बनाया गया? उप मुख्यमंत्री बनाया गया। मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। अब तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया प्रतियोगिता के 1500 मीटर दौड़ में बिहार की बेटी ने स्वर्ण पदक जीत बिहार को गौरवान्वित किया है। तो कहाँ की है? दुर्गा सिंह है। खेलो इंडिया का 6ठा संस्करण का आयोजन तमिलनाडु में किया गया। खेलो इंडिया प्रतियोगिता का 6ठा संस्करण कहाँ किया गया? तमिलनाडु में किया गया। 19 जनवरी से 31 जनवरी तक हुआ। इसे महिला वर्ग में 15 मीटर की दौड़ में बिहार की जो दुर्गा सिंह थी उसने क्या किया? स्वर्ण पदक जीता है। कौन? दुर्गा सिंह। उसके बाद इस प्रतिस्पर्धा में पुरुष वर्ग का खिताब या स्वर्ण पदक उत्तराखंड के राहुल सरनालिया ने अपने नाम किया। तो पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? राहुल सरनालिया।
बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को कानूनी मान्यता 25 मार्च 2023 की मिली थी। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महासचिव रविंद्र शंकरन है। अब है कि 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकली थी 14 झांकी, जिसमें से नगर विकास एवं आवास विभाग के कबाड़ से कमाल, खेल प्राधिकरण में मेडल लाओ नौकरी पाओ, विधि विभाग और कृषि विभाग से था लोक अदालत तथा निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता और कृषि उन्नति का आधार। और क्या था, महिला कृषि निदेशालय से तक कृषि उन्नति के आधार, महिला एवं बाल विकास निगम से बिहार की महिलाओं का सिविल सेवा परीक्षा में ऊंची उड़ान, जल संसाधन विभाग है गयाजी डैम, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग पटना नशा मुक्ति के साथ बेमिसाल, कला संस्कृति एवं युवा विभाग से जन नायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी वर्ष, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से 50 साल बेमिसाल पटना जू, और पर्यटन विभाग से इको टूरिज्म एडवेंचर स्पोर्ट्स, जीविका जो है आर्थिक रूप से सशक्त और निर्धन भारत। इन सारे को लेकर के क्या किया गया था, निकाला गया था। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, बिहार में विद्यालय की बदलती तस्वीर, बिहार राज्य ग्राम योजना सोसाइटी, डिजिटल पंचायत, गतिशील पंचायत, श्रम संसाधन विभाग, श्रम से रोजगार तक। जैसे क्या किया गया है, आपको बिहार में गणतंत्र दिवस के अवसर पर झांकी निकाला गया था। किस देश ने 28 जनवरी 2024 को अंतरिक्ष में महदा, कैहान-2 और हथप-1 नामक 3 उपग्रह का परीक्षण किया? तो यह किया ईरान। कौन कौन? महदा, कैहान-2 और हथप-1 नामक 3 उपग्रह का प्रक्षेपण किया। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो प्रीति रजक बनी है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक बनी है। हालांकि इससे पहले वह पहली महिला हवलदार बनने का गौरव हासिल कर चुकी है। इससे पहले वो हवलदार भी बन चुकी है, पहली महिला। चीन के हांगजू में आयोजित 19वीं एशियाई खेलों के दौरान प्रीति रजक ने ट्रैम्प प्रतिस्पर्धा में रजत पदक हासिल की थी। 75वें गणतंत्र दिवस के से एक दिन पहले पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई। इस बार 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी को केरल से उसको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में डिजिटल कोर्ट 2.0 नामक एप्लीकेशन और सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा डिजिटल कोर्ट 2.0 नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। 28 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय की 75वीं स्थापना दिवस था। हीरक जयंती मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल कोर्ट 2.0 और सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट लॉन्च किया। तो देखते हैं हाल ही में कुछ क्या बदले हैं। जो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया उसको, तो उल्लास किसके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। बाल रक्षा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। चौपाल जो कि भोजपुरी का पहला OTT ऐप था, संदीप बंसल के द्वारा। अनुवादनी भारत सरकार के द्वारा। सरपंच समाज असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के द्वारा। ऑल इन वन IRIS यस बैंक के द्वारा। और राजमार्ग यात्रा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के द्वारा इसे जारी की गई है। 14 से 28 जनवरी 2024 तक आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष युगल खिताब रोहन बोपन्ना मैथ्यू एबडेन ने जीता। यह इसका कौन सा संस्करण था? तो 112वां संस्करण था। नेक्स्ट है कि काहिरा में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप 2024 में अर्जुन बाबूता और सोनम मास्कर की जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। ISSF शूटिंग विश्व कप हुआ था 2024, जिसमें अर्जुन बाबूता और सोनम मास्कर ने रजत पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने 28 जनवरी 2024 को किस देश की क्रिकेट बोर्ड पर लगे बैन को हटाया है? तो श्रीलंका पे जो बैन लगा था ICC ने उसे हटा दिया है।
भारतीय सेना द्वारा निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में इंडिया सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया इंडिया सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के ढेंकनाल माझी को जीआई टैग दिया गया है? तो ओडिशा के ढेंकनाल माझी है, उसे जीआई टैग दिया गया है। ये क्या है? यह भैंस के दूध के पनीर से बनी एक प्रकार की मिठाई है जो काफ़ी स्वादिष्ट है। हाल ही में ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर के कई उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में 29 जनवरी 2024 को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया? तो कौन सा संस्करण था? आपको 7वां संस्करण था। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 7वां संस्करण था जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य बोर्ड व परीक्षा पे चर्चा का उद्देश्य क्या है? बोर्ड व प्रवेश परीक्षार्थियों के तनाव को कम करना, उन्हें आत्मविश्वास जगाना और परीक्षा के लिए उन्हें सहज बनाना। ठीक है, इसका आयोजन भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया था। 2018 से हर साल आयोजित किए जाने एक वार्षिक कार्यक्रम है और ये 7वां कार्यक्रम था। परीक्षा पे चर्चा 2024 के लिए इस साल माई गवर्नमेंट पोर्टल पर 1 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए हैं, जबकि 2023 में 38.80 लाख प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। हाल ही में किस फूड डिलीवरी कंपनी को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में क्या करा? हाल में किस फूड डिलीवरी कंपनी को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंजूरी मिली है? तो जोमेटो को मिला है। आरबीआई के द्वारा इसे क्या मिल गया है? मंजूरी मिल गया है पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ विजडम 243 मीटर है, जेपी गंगा पथ मरीन ड्राइव के किनारे स्थापित किया गया। यह निम्न में से किनकी प्रतिमा होगी? तो राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा होगी, जो कि बिहार में जो जेपी गंगा पथ है मरीन ड्राइव, वहीं पे इसका स्थापना किया गया है। राजेंद्र प्रसाद की स्टैचू ऑफ विजडम 243 मीटर ऊंचा जेपी गंगा पथ के किनारे स्थापित किया है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। इसका फैसला हाल ही में पटना नगर निगम की बैठक में लिया गया। यह प्रतिमा गुजरात में नर्मदा के किनारे बने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा 182 मीटर ऊंची है। स्टैचू ऑफ यूनिटी से 61 मीटर ऊंची प्रतिमा है। राजेंद्र प्रसाद 1923 में पटना नगर पालिका के चेयरमैन बने थे। हाल ही में 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के जीरादेई सिवान में 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। उनकी समाधि स्थल पटना में है, जिसे महाप्रयाण पर घाट के नाम से जाना जाता है। हाल ही में 30 जनवरी 2024 को गांधी जी की 76वीं पुण्यतिथि मनाई गई। बताएं कि गांधी जी से संबंधित कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह उनका पहला सत्याग्रह नहीं था, यह क्या है? गलत है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में होता है। ऐसे ही चंपारण नहीं का न्योता उन्हें जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और रसोइया बतख मियाँ गांधी जी को जौहर पीने से बचाया था, यह भी क्या है? सही है। देखिए 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। ठीक है, यह एक किसान विद्रोह था जिसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है। तो गांधी जी का जो है ना बिहार में यानी भारत में पहला इनका सत्याग्रह था, और गांधी जी के जीवन का नहीं था, इसलिए गलत हो जाएगा। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी प्रतिमा गांधी मैदान पटना में है। हाल ही में 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मनाई गई थी। गुजरात में आयोजित 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो 12th फेल को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड हुआ है, जिसमें 12th फेल को क्या मिला है? फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आपको रणबीर कपूर एनिमल के मिला है, जिसमें आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है किसे मिला है? रणबीर कपूर को मिला है, एनिमल के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में एनिमल के रणबीर कपूर को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को दिया गया रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहायक में आपको विकी कौशल को मिला है, जो कि डंकी में है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहायक में शबाना आजमी
रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। सबसेट फिल्म आपको 12th फेल को मिला गया। सबसेट निर्देशक में विनोद चोपड़ा 12th फेल में ही है। सबसेट पटकथा जो है 12वीं फेल को ही मिला है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर पुरुष में आपको भूपिंदर बब्बल अर्जुन बेली एनिमल के दिया गया है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर महिला में शिल्पा राव को दिया गया है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में आपको डेविड धवन को दिया गया है 69वें फिल्म में। भारत सरकार द्वारा हाल ही में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? 5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 29 जनवरी 2024 को स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा के तहत 5 साल की अवधि के लिए गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इससे पहले सिमी को केंद्र सरकार 2019 में 5 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया था। इससे पूर्व भी कई बार बैन किया गया है। हालांकि 2001 में पहली बार सिमी को आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण प्रतिबंधित किया गया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में थी। सरकार के अनुसार गठबंधन देश में इस्लामिक जिहाद फैलाने, आतंकवाद को बढ़ाने आदि कार्यों में संलिप्त है। सिमी की स्थापना 25 अप्रैल 1977 को अलीगढ़ में यूपी में हुई थी। कि किस महिला क्रिकेटर को यूपी सरकार ने हाल ही में यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? तो आपको किया है दीप्ति शर्मा को। दीप्ति शर्मा भारतीय महिला क्रिकेटर है जो कि आगरा से है। यूपी पुलिस में इसको डीएसपी नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें डीएसपी पद के शपथ के साथ 3 करोड़ रुपये के चेक से सम्मानित किया, यानी डीएसपी बनी है और इनको 3 करोड़ रुपया इनको सम्मानित भी किया गया है। एशियन गेम्स 2023 में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 19 रनों से हराकर स्वर्ण पदक जीता। दीप्ति शर्मा भी इस टीम का हिस्सा थी। साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहली बार खेले गए क्रिकेट में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 रनों से हार मिली और भारत को रजत पदक मिला था। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो 2023 में दिया गया, इसमें देख लीजिए पुरुष में पैट कमिंस को दिया गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ में, ऑस्ट्रेलिया से है। और महिला में दीप्ति शर्मा को दिया गया था 2023 में दिसंबर में, भारत से है। एशिया कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा को भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा तन्मय अग्रवाल। कौन बने हैं? तन्मय अग्रवाल। हैदराबाद के बल्लेबाज हैं तन्मय अग्रवाल। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट रणजी ट्रॉफी में सबसे तेज 13 शतक लगाया, यानी 3 शतक लगाया है एक बार में। उन्होंने क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज 13 शतक 147 गेंदों में पूरा किया। इसके साथ ही तन्मय अग्रवाल ने 2009 में श्रीलंका के खिलाफ ब्रेबॉर्न टेस्ट के दूसरे दिन वीरेंद्र सहवाग के 284 रनों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया और प्रथम श्रेणी क्रिकेट के एक ही दिन में 300 या अधिक रन बनाने वाले पहले अधिक बल्लेबाज बने हैं, भारतीय बल्लेबाज बने हैं। देखिए इसमें ना आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो कौन है? वीरेंद्र सहवाग का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। कौन? जो 2009 में श्रीलंका में इन्होंने वीरेंद्र सहवाग ने अपना इति बनाया था, रिकॉर्ड बनाया था, उसको तोड़ दिए हैं कौन? तन्मय अग्रवाल। ठीक है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर ब्रायन लारा के नाम पर 501 रन का है। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिग बॉस के 17वें सीजन के विजेता बने हैं? तो आपको मुनव्वर फारूकी बने हैं। मुनव्वर फारूकी जो है बिग बॉस 17 के बने? विजेता बने हैं। चर्चित रियलिटी शो के 17वें सीजन के विजेता हाल ही में मुनव्वर फारूकी बने और अभिषेक कुमार शो के रनरअप रहे। सलमान खान ने उन्हें 50 लाख की प्राइज मनी। बिग बॉस 17 की थीम क्या था? दिल दिमाग और दम पर बेस्ट एक शानदार ट्रॉफी और एक चमचमाती हुंडई क्रेटा कार से सम्मानित किया। बिग बॉस की शुरुआत 2006 में शुरू हुई थी। इसके पहले सीजन के होस्ट बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी थे। इसके पॉल कौन थे? एक्टर अरशद वारसी थे। बॉलीवुड एक्टर राहुल रॉय बिग बॉस सीजन 1 के विजेता थे। बिग बॉस 16 का विजेता MC स्टैन थे। बिग बॉस OTT 2 विनर विजेता एल्विस यादव बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है? तो आपको किया गया है नागालैंड में। कहाँ पे? नागालैंड में किया गया है।
और यह चौथा संस्करण है रुसोमा ऑरेंज का। यह फेस्टिवल जैविक उत्पाद और ग्रामीण उद्यमिता पर प्रकाश डाला है। हाल ही में नागालैंड में 24वां हॉर्नबिल महोत्सव भी शुरू हुआ है। तो हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ है? नागालैंड का है। और क्या है? रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल भी नागालैंड का ही है। हॉर्नबिल महोत्सव प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक नागा हेरिटेज गांव किसामा कोहिमा में आयोजित किया जाता है। कब से कब तक किया जाता है? 1 से 10 दिसंबर तक किया जाता है। और किस गांव में? किसामा कोहिमा में किया जाता है। नागालैंड हाल ही में आधार से जुड़ा जन पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए कि आधार से जुड़ा जन पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है? तो नागालैंड बना है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत संघ का 16वां राज्य बना था। तो कितने नंबर का राज्य बना था? 16वां राज्य बना था 1 दिसंबर को। और 61वां स्थापना दिवस अभी मनाया गया इसका। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 29 जनवरी को। 29 जनवरी को प्रत्येक वर्ष समाचार दिवस मनाया जाता है। 29 जनवरी, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था? 29 जनवरी 1780 को पहला साप्ताहिक भारतीय समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था, जिसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नाम से जाना जाता है। इसलिए 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। बंगाल गजट भारत से प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र है। इसके प्रकाशक जेम्स ऑगस्टस हिकी थे। बिहार बंधु के नाम से बिहार का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र 1872 में बिहार शरीफ में निकाला गया था। तो ये सारे जो स्टैटिक्स आपको दिया जा रहा है ये हिस्ट्री से संबंधित हो जाएगा। जो बिहार बंधु के संचालक थे मदन मोहन भट्ट तथा संपादक हसन अली थे। इसका मुद्रण भी पूरन प्रकाश प्रेस कोलकाता से होता था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे बीसीसीआई द्वारा हाल ही में कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपको रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर, इन दोनों को क्या दिया गया है? कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है, जो कि बीसीसीआई के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वैश्विक बैंक का प्रमुख बनने वाले किस पहले भारतीय या एशियाई का निधन हुआ है? तो राणा तलवार का निधन हो गया है। ठीक है। किसी अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के प्रमुख बनने वाले भारतीय एशियाई राणा तलवार का 27 जनवरी 2024 को निधन हो गया। वे 1997 से 2002 तक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के सीईओ के पद पर कार्यरत थे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? तो पंजाब के द्वारा सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से किसने दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो वाइस एडमिरल श्रीनिवास क्या बने हैं? नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने हैं। ठीक है, बी श्रीनिवास बने हैं। नीति आयोग के किस पूर्व उपाध्यक्ष को हाल ही में 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया है? तो कौन बना है? अरविंद पनगढ़िया बने हैं 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन। इसके पहले क्या थे? नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। हाल ही में 82वीं भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो आपको तेलंगाना में किया गया है। 82वीं भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तेलंगाना में किया गया है। और आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मिर्ज़ापुर की पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश की है पिंकी। इनको क्या बनाया गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।